जाते थे। सर आप दोनों जो हैं लोक कथा जो है तीज त्योहार हो गए जी। या लोक कथाएं हो जी। गई, उन पर बहुत ज्यादा काम किया जी। और साथ में भी रहे। मैं बहुत एक विवादित जो सवाल है, हमेशा जी। चीजों को कहा जाता है कि मैंने इस किताब में भी दिखा, बस्तर लोक जो है, इस किताबों में आदिवासी जनजातियों के जो चीजें हैं वो भी इनमें लिखी हुई हैं। तो इनके जो है ये 12वें नंबर पर है और 190 पृष्ठ पर गोंड जाति की सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ घोटुल। घोटुल। तो ये जो घ का जो स्पर्श है मैंने सभी किताबों में देखा। जी, जी। लेकिन जब मैंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में गई और मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू किया तो मैंने भी यही जो है उच्चारण किया, घोटुल। घोटुल। तो उसमें मुझे कई आदिवासी समाज के जो लोग हैं इस पर मतलब आपत्ति उठाई कि ये घ नहीं है, ग है, गोटुल है। तो आप इस तरीके के गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाएं। लेकिन मैं जब बहुत सारी किताब, ये वैष्णव जी तो काफी अंदरूनी स्तर पर भी काम किए हैं, वैसे जो भी आया होगा रिसर्च करके लिखा होगा, तो मैं इसका भेद मतलब क्या है ये सही, ये आपसे जानना चाहूंगी। हाँ, मेरा ऐसा मानना है इसमें। देखिए, ये बहुत पहले जो आज जो हम जो प्रिंट मीडिया या मीडिया बोलते हैं, जो इंटरनेट और ये सब सारी चीजें नहीं थी, और जिन्होंने भी बस्तर के बारे में लिखा उस समय, आज देखिए जो आदिवासी जनसमूह जो है या जनजाति जो है, आज शिक्षा क्षेत्र में काफी नाम अपना कमा रहा है। बहुत अच्छी बात है शिक्षा लेना, लेकिन अपनी मूल संस्कृति को भी बनाए रखे हैं। तो देखिए, उस समय घोटुल या गोटुल के बारे में कोई विवाद की स्थिति ऐसा नहीं आई थी, है ना। ना किसी ने टोका था, ना किसी ने बोला था, ना कोई इस प्रकार से कोई परिचर्चा में आया था कि आप घोटुल क्यों लिखे, गोटुल क्यों नहीं लिखे। तो ये एक ऐसा मानना मेरा है कि आज जो रिसर्चर रहे हैं या पुराने लोग जो रहे हैं, जिन्होंने घोटुल को जो उच्चारण है वो गोटुल बाद में बताया, पहले प्रकाशन हो चुका था। जो पहली किताब थी मारिया एंड देयर घोटुल, मारिया एंड द घोटुल करके, उसमें देखिए उसके बाद जो है आज विवाद की स्थिति अभी मेरे ख्याल से शायद 5-7 साल या 10 साल हो रहे होंगे। मैंने तो स्टार्ट अभी किया। तो मैंने भी सारी किताबों को अपने प्रेफरेंस के लिए पढ़ा। लेकिन जब मैं अंदर लेवल पे काम करने लगी, लोगों से मिलने लग गई, तब मैंने खुद भी उस चीज पर रिसर्च किया कि क्या है। तब तक कि वो घोटुल और गोटुल का जो विवाद है वो यथावत बना रहा होगा। उसके पीछे का मैंने लॉजिक ये बता रहा हूँ मैं। देखिए, जैसे जो भीतर के क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं, वो अक्सर उनका जो उच्चारण है वो जैसे घ है या झ है या भ है, इन उच्चारणों को वो जनरली भ को ब बोलेंगे, झ को ज बोलेंगे। आप देखिएगा साउथ में भी देखेंगे आप, सरस्वती यदि आप उसको लिखेंगे तो स्पेलिंग जो रहता है वो सरस्वती, तो वहां भी यही इसी टाइप के प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है जैसे घर को गर बोलते हैं, तो ठीक वैसा ही एक मेरा ऐसा मानना है, ये प्रामाणिक नहीं हो सकता, लेकिन जैसे घोटुल है तो हो सकता है घोटुल को ये गोटुल बोले हो, और वही सही है क्योंकि वो उनका है। क्योंकि वो जो चीज बोल रहे हैं या उनके पुराने जो 1-2 पीढ़ी जो आज अभी नहीं है, जिंदा नहीं है, उनके द्वारा बताया होगा, किसी व्यक्ति ने उसे लिख के रखा होगा कि गोटुल है, और वो आज विवाद का कारण बन रहा है। जबकि घोटुल पहले से चलता आ रहा है। घोटुल हमेशा कोई भी उच्चारण करता है घोटुल ही कर रहा है, आज वो गोटुल है। तो संशोधन करके उसको इस ढंग से उसको प्रस्तुतिकरण अपन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आपने कहा कि आप लोगों का जो रिश्ता है भाई से पहले एक दोस्त का रहा हमेशा। तो वैष्णव जी एक अच्छे कहानीकार भी थे और कविताएं भी लिखते थे। तो सर उनके लिखे हुए कुछ गीत हैं या कुछ है जिसे आप गुनगुना सकते हैं यादें ताजा करने के लिए? देखिए, साहित्यकार होने के साथ साथ वो एक अच्छे संगीतकार भी थे, हारमोनियम अच्छा बजाते थे, और हम लोग जो है लगभग हमारा परिवार जो है लोक साहित्य और लोक संगीत में हम लोग जुड़े होने के कारण आकाशवाणी से भी रिकॉर्ड होते रहे हैं। तो उनका एक लिखा हुआ गीत है, वैसे मेरा गाने का तो नहीं है, स्वर मेरा उतना पकड़ नहीं है, मेरा ताल वाद्य साइड में मेरा ज्यादा रहा है। तो उनका लिखा हुआ गीत है ये, इसी बस्तर संदर्भ में है, जो बहुत ज्यादा जो
जिनको घमंड होता है, जो अपने आपको बहुत ज्यादा मतलब ऊपर देख के चलने वाले, नीचे नहीं देख सकते, तो ऊपर देख के चलने वाला किसी न किसी पत्थर से ठोकर खा के गिरेगा ही। ऊपरे दखुन नी पड़से खाले, तो ये जो शब्द है ये भैया को बहुत ज्यादा मतलब वो उद्वेलित किया। बोला यार क्यों नहीं इसको गीत में, खेम चल तो तबला पकड़, तबला पकड़ो, हारमोनियम पकड़े भैया। बोले मेरे पास एक गीत लिख रहा है, इसको थोड़ा ताल में सेट करना है। तो हम लोग ऐसे करके, मैंने अब आपने कहा कि हम लोग भाई तो थे ही, भाई रहने के कारण और हमारी जो एक हम उम्र टाइप की जो रहे हैं, है ना, और मित्रवत, मैं तो शुरू से यानी यहाँ तक का हम लोग को जैसे बातचीत में भी जो है ना, कोई आदर सूचक शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता था कि बड़े भैया है तो आप बोल रहा हूँ, या बिल्कुल घरेलू एकदम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, अरे तू ऐसा कर रहा है यार, मैं बोल रहा हूँ उनको, जबकि मेरे बड़े भाई हैं, तो वो भी तू करके। तो हम लोग का जो आपस में जुगलबंदी जो था, और हम लोग का जो यानी एक प्रकार से केमिस्ट्री जो थी वो इस ढंग से थी। तो उनका एक लिखा हुआ गीत है, वो देखिए मुश्किल से उस गीत को लिखने और ताल सेट करने में आधा घंटा लगा होगा। उनके पास लिखा हुआ था, वो कहीं कहीं शब्द इधर उधर हो रहा था तो उसको सुधारे। मैं गाना बता दे रहा हूँ उनका। जुगले जितानी हो नोनी, जुगले जितानी हो, कल जुग चोरा जाए पापा, जुगले जितानी हो, जुगले जितानी हो, जुगले जितानी हो बाबू, जुगले जितानी हो। माने देखिए पापा और बाबू ये बोथ माने मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। वो एक दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। माने मैं जैसे आपको बोलूंगा, आप जैसे फीमेल है तो मैं मेल की तरफ से बोलूंगा जुगले जितानी हो नोनी या पापा। तो वो बोलेगी जुगले जितानी हो बाबू, ऐसा टाइप का। तो ये गीत जो है, जुगले जितानी हो नोनी, जुगले जितानी हो, कल जुग चोरा जाए पापा, जुगले जितानी हो, जुगले जितानी हो। अब ये देखिए अंतरा, ऊपरे दखुन नींद नोनी पड़ से खाले, ऊपरे दखुन नींद नोनी पड़ से खाले, जमाए बाट के दखुन हांडा चल तोर आसे, काय रेंग तोर आसे, जुगले जितानी हो नोनी। ये माने जमाए बाट के दखुन चल तोर आसे, जुगले जिता, ऊपरे दखुन नींद, ऊपरे दखुन मतलब ऊपर देख के मत चलो, पत्थर से ठोकर खाओगे तो जमीन पे गिरोगे। इसलिए सारे चारों तरफ आपकी नजर रहनी चाहिए, मैंने ऑब्जर्वेशन, एक पारखी नजर होनी चाहिए, एक पारखी नजर होनी चाहिए। आपको अभी से ये सीख और अभी से ये जो बातें जो है अपने को आत्मसात करके चलना चाहिए, तब आप जीवन में सफल हो पाओगे। ये उनका उद्देश्य था। तो आज हम जिनके साथ मौजूद हैं वो एक अच्छे कलाकार तो हैं ही, साथ में एक अच्छे विद्यार्थी भी हैं। जगदलपुर में बादल एकेडमी खुली है कलाकारों को एक अच्छी पहचान देने के लिए, और यहाँ के जितने भी लोक कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, एक ऐसा जमावड़ा, ऐसी जो रंगमंच उनको दिया जाए ताकि यहाँ की कला को और अच्छे तरीके से संरक्षित किया जा सके। तो सर की उम्र देखकर लगता नहीं है, लोग बहुत चीजें पहले हार जाते हैं, लेकिन सर आज भी जो भित्ति चित्र इन्होंने, इतनी सारी किताबें आप ढेर में देख रहे हैं, इनमें जो किताबों में इन्होंने अपने भित्ति चित्र के जो है विवरण भी दिया है, करते भी आए हैं, लेकिन उनमें सीखने की जो ललक है वो आज भी है, और वो जगदलपुर जाते हैं बादल एकेडमी भित्ति चित्र को और भी ज्यादा उनमें वो सोचते हैं कि इन्हें और कैसे निखारा जाए। तो मैं इसके बारे में सर की इतना जो सोच है, आप किस सोच को लेकर इन सारी चीजों को कर रहे हैं, या क्या सीखना रह गया है आपके जीवन में? देखिए आदमी उम्र भर जो यदि कुछ न कुछ सीखने की ललक रखेगा, और मेरे ख्याल से शायद जीवन उसका सफल होता है, ऐसा मानना है। जिस व्यक्ति में कोई चीज सीखने की बिल्कुल भी ललक नहीं है, तो मैं उसको जानवर की तरह मानता हूँ। मैंने वो समाज में इंसान की तरह तो जी रहा है, लेकिन इंसानियत जो होती है वो सही ढंग से जो है किसी न किसी कला, साहित्य या कोई भी रुचिकर जो चीजें हैं उसके रूप में उसकी पहचान बननी चाहिए। मैं आज बादल जो आसना में जो खुला है, वो संस्था जो है, यहाँ की जो लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति में सारी चीजें आती हैं, लोक साहित्य भी है, यहाँ के गीत हैं, पारंपरिक वाचिक परंपरा है, तीज त्योहार है, यहाँ की लोक संगीत है। लोक संगीत में बहुत, और दूसरी बात क्या, कई तरह की बोलियां जो हैं, उन बोलियों में जैसे धुरवा है, परजा है, भतरी है, हल्बी है, गुंडी है,
और भी कई तरह के जो भाषाएं बोली हैं, उन बोलियों को संरक्षित और संवर्धित करने में एक बहुत अच्छा संस्था खुला है, जिसमें आज मैंने फाइन आर्ट का स्टूडेंट हूँ मैं, और मैंने फर्स्ट ईयर अभी 23-24 में क्लियर कर लिया है, और ये 22-23 में समझ लीजिए, अब 23-24 जो है मेरा दूसरा साल है, डिप्लोमा कोर्स है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक बात आई थी, मैं लोक चित्रकार हूँ, लोक चित्रकार होने के साथ साथ में मेरा क्या है, केवल लोक चित्रांकन होता है, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ नहीं समझते हैं। जो समझते हैं, उसका मर्म को समझते हैं, वो तो समझते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे दोनों बेटियां जो हैं वो भी मेरे मैंने हस्तांतरण मैंने किया है इस परंपरागत कला को, और मैं चाहता हूँ कि फाइन आर्ट में हम डिप्लोमा लेके, देखिए कोई भी चीज़ को सैद्धांतिक और प्रायोगिक दो तरह की चीज होती है। आप जीवन में भी देखिए, यदि सैद्धांतिक रहेंगे तो आप प्रयोग नहीं कर सकेंगे, प्रयोगात्मक करेंगे तो आप सिद्धांत को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों का जो संयोजन है, प्रायोगिक और सैद्धांतिक, ये दोनों रूप से हम पेंटिंग सीख रहे हैं। आज हमको सर्टिफिकेट मिलेगा इसकी चाह नहीं है, हम जो चीज सीख रहे हैं उसको, मेरा एक ऐसा मानना है कि हम जो लोक चित्र बना रहे हैं उस लोक चित्र को और फाइन आर्ट को, आज का जो संदर्भ बोलना चाहिए, जिसको हम कंटेम्प्रेरी आर्ट बोलते हैं, समसामयिक विषय, तो हम यहाँ की जो संस्कार हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, बिखरी हुई संस्कृति, तो उसको हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा मंच दें और एक ऐसा विधा तैयार करें जो ना तो लोक चित्र रहे ना फाइन आर्ट रहे। तो इसीलिए फाइन आर्ट सीखने का मैं आज भी स्टूडेंट, मैं आज सीख रहा हूँ मैं, और मैं तो चाहता हूँ कि मैं मेरा अंतिम सांस तक कुछ ना कुछ मैं सीखता रहूँ। ये इसीलिए क्योंकि देखिए आज कंपटीशन देखिए बहुत ज्यादा है, हर क्षेत्र की एक अपनी एक पहचान होती है, उस पहचान को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे देखिए आप कई तरह की भारत में जो लोक चित्र भी और मॉडर्न में फाइन आर्ट में शैलियां मौजूद है। राजस्थानी शैली पाएंगे, बंगाल शैली पाएंगे, है ना, अजंता शैली है, मुगल कालीन है, तो कई तरह की शैलियां हैं। इन सभी शैलियों को हम पढ़ रहे हैं, उनमें क्या क्या खासियत है, किस तरह के चित्रकार वो मैंने बनाते रहे हैं। सबसे जो प्रमुख बात है रंग संयोजन, जिसको कलर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। रंग संयोजन एक ऐसा चीज है कि आपको इफेक्ट जो होता है, जो दर्शक होता है, वो कहीं कहीं आकर्षित होता है। आप कुछ भी रंग लगा दिए, कुछ भी बना दिए, उसका महत्व नहीं है, उस रंग संयोजन के महत्व को। दूसरी बात, कितने फ्रेम में आपको क्या बनाना है, माने सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट हुआ। दूसरा क्या होता है, जैसे आपने सब्जेक्ट किया पूरे फ्रेम में, कोई एक सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट पीछे का जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड आप क्या बना रहे हैं। तो ये सारी चीजों को शुरुआती दौर से हम सीखे हैं, जो बच्चे सीखते हैं उस ढंग से हम सीखना प्रारंभ किए, और वो सीखते 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 जो है आज हम प्रथम वर्ष आज पूर्ण कर लिए हैं। अभी जुलाई का महीना चल रहा है और हम दूसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्लास लग रही है और बहुत अच्छा हम लोग को वहाँ पर से मतलब वो मिल रहा है, क्या बोलना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से भी मिल रहा है, प्रायोगिक रूप से भी। क्या भिन्नता है, मतलब जो आपने जिस तरीके की शुरुआत बताई कि आप किस तरह से देवगुड़ी में जाकर आपने जिस तरह से धनकुल गा रहे थे उसका चित्रांकन किया, और अभी आप क्लास जा रहे हैं वर्तमान में, उन दोनों में क्या भेद? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और बहुत ही मर्म वाली प्रश्न है ये, इसीलिए क्योंकि देखिए पहले के जो रंग है, पहले का जो रंग हम इस्तेमाल करते रहे हैं, और पहले के जो चित्र बनते रहे हैं वो सीधे दीवार में बनते रहे। दीवार में कोई पोताई नहीं होती थी, है ना, जैसा दीवार है। और उस समय आपको याद होगा छुई मिट्टी का ही दीवार होता था। चूना जो है गांव में बहुत कम इस्तेमाल करते थे, चाहे वो बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो। इतना बढ़ जाएगी। ये जो डिजाइन होता है, पैटर्न होता है भित्ति चित्र को करने का, आप पहले से जो करते आए हैं और बादल एकेडमी में आपने क्या सीखा है, वो किस तरीके के होते हैं? अब देखिए बादल में जो हम सीखे, बिल्कुल एक मेरे एज पर मत जाइए ना, सामने वाले ने भी यही कहा कि आप जैसे भी हो स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर है, तो आप शुरुआती दौर से सीखेंगे। वो पेंसिल को पकड़ के गोल गोल करना, देखिए पेंसिल हम जो पकड़ते हैं, ये जैसा पेन है, हम जनरली ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा आप फ्री हैंड करना है, तो फ्री हैंड के लिए आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा,
ओके। स्टाइल चेंज करना पड़ेगा हाँ, आपको, और इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। तो इससे क्या होगा, फ्री हैंड होगा। आप जितने बड़े भी करेंगे, कर्व लेंगे या उसका जो शार्पनेस है वो आपके इसमें आएगा। ये पकड़ने से इसमें दबाव जो है, दबाव बना रहता है, आपकी कलाई जो है वो पूरी तरह से एक छोटा रूप लेता है। लेकिन इसको करेंगे तो आप बड़ा रूप में कर सकते हैं। ये अंतर है।